सत श्री अकाल, मैं शिल्पी आप सबका आज की इस वीडियो में दिल से स्वागत करती हूँ। आई होप कल वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, पसंद आया होगा और आपने उसको अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया होगा। अभी तक उस लेक्चर को जिन लोगों ने नहीं देखा है या फिर कह सकते हैं कि आधा अधूरा देखा है तो प्लीज़ उसे पूरा देख लीजिए। कुछ बच्चों की क्वेरी है कि इसको थोड़ा और अलग तरीके से भी लेकर आया जाए, लेक्चर के स्वरूप को थोड़ा सा बदला जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बाकी जगह पे लाइक पढ़ाती थी स्क्रीनिंग एंड ऑल, तो उसका भी धीरे धीरे इंतज़ाम होगा। मेन मकसद हमारा होना चाहिए अभी कि कैसे हम अपने इस टॉपिक को कवर करें, ठीक है। तो जिनका मकसद सिर्फ ये है उनके लिए ये बहुत मददगार साबित होंगे, क्योंकि इसमें नए तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है मेरे द्वारा, नए तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे हम अपने आंसर राइटिंग को रिच कर सकते हैं, कैसे हम अपने आंसर राइटिंग को कॉमन ना बना के थोड़ा डिफरेंट बना सकते हैं। जैसा कि आपने कल के लेक्चर में देखा होगा कि किस प्रकार से हमने वहाँ पर इंडेक्स यानी कि पूरा का पूरा जो आप देखेंगे हमने वहाँ पर सिलेबस, जो अगर हम कहें पेपर 2 के बारे में, जीएस पेपर 1 के बारे में, जिसमें हमने इंडियन सोसाइटी के पार्ट को देखा और समझा इन डिटेल्स कि कैसे हम चीज़ों को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर पार्ट 1 में यानी कि लेक्चर 1 में हमने समझने का प्रयास किया था। आज यहाँ पर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था, हमने कल देखा था कि पहले ही सिलेबस की लाइन क्या थी कि भारतीय जो समाज है उसकी जो कह सकते हैं विशेषताएं हैं, विविधताएं हैं, उनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम विशेषताओं को इन डिटेल समझेंगे, उसमें काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, एक वीडियो के साथ उसको समझेंगे। जैसे कि कल मैंने कहा था LGBTIQ के लेकर, उसको समझते हुए हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो क्या आप रेडी हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने लेक्चर को। इससे पहले जो बच्चे नए जुड़े हैं और अच्छे से जानना चाहते हैं मुझे, या फिर बता दूं कि मैं और भी जगह पे काफ़ी पढ़ा चुकी हूँ, और आर्ट एंड कल्चर चाहे वो रहा हो, चाहे वो करंट अफेयर्स रहा हो, या फिर इंडियन सोसाइटी की बात रही हो, तो आप मुझे मेरे चैनल पर, मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे मेरा इंस्टाग्राम चैनल है ये, और टेलीग्राम चैनल पर, इस पर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी लेक्चर्स हैं अभी तक, वो आपको सारे PDF इत्यादि यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप इन दोनों जगह पे मुझे संपर्क कर सकते हैं। अदरवाइज जिस YouTube चैनल पे आप मुझे देख रहे हैं वहाँ पर आप मुझे कमेंट करके और यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि मैम हाँ SDGs जो 17 है उसका हमें वीडियो चाहिए, तो कुछ बच्चों ने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है। तो इस पर काम हो रहा है, जैसे हो जाएगा आपको दे दिया जाएगा। निश्चिंत रहें, अगर किसी चीज़ का कमिटमेंट किया गया है तो वो आपको मिलेगा। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, कभी कभी टेक्निकल चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, ठीक है। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए हम समाज की बात करते हैं, तो समाज में जैसे बोला कि विभिन्न प्रकार की यहाँ पर भारतीय समाज में संस्कृति है, कई सारे कल्चर हैं, अलग अलग धर्म हैं, उनके अलग अलग कल्चर हैं, ठीक है। बहुत सारी जातियाँ हैं, ठीक है। जब जाति और वर्ण व्यवस्था को हम यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से ये जो व्यवस्था है, कौन सी जो है वो कर्म पर आधारित है, कौन सी जो है वो जन्म पर आधारित है। तो इसके डिफरेंस को समझेंगे और कितने प्रकार के वर्ण और जाति, कब से ये आया, ठीक है, इसकी शुरुआत कब से हुई और भारतीय समाज में इसका अपना क्या एक रोल है, किस प्रकार से समाज में एक जकड़ी हुई व्यवस्था है, ठीक है। बहु विचारधाराएं, यहाँ पर कई सारी वैचारिक संरचनाओं का एक बहुत बड़ा आपको संगम देखने को मिलता है, जिसे हम साधारण भाषा में यदि कहें तो वसुधैव कुटुंबकम का जो एक वक्तव्य है, एक जो बात है, उसको हम इससे इंगित करते हैं। भारतीय समाज की जो एक संरचना की अगर हम बात करें, देखेंगे आप, ऐसा मैंने यहाँ पर ये लोगो क्यों लगाया है, देखिए G20 का जो सम्मेलन है वो अभी संपन्न हुआ है कुछ टाइम पहले, ठीक है, सितंबर में आपका। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किस प्रकार से वहां पर वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात की गई, और वसुधैव कुटुंबकम मतलब पूरी पृथ्वी ही आपके घर के समान है, ठीक है। इस प्रकार से उसके अंतर्गत जितनी भी चीजें व्याप्त है उसमें कैसे एक पारिवारिक संबंध है, या हम कह सकते हैं कितना प्रेम भाव का एक जो वर्चस्व वहां पर व्याप्त है उसकी बात करता, ठीक है। तो G20 में ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन भी हमें देखने को मिला। अब जैसा कि मैंने कहा था कि यदि हमारे पास कोई डेफिनेशन होती है तो हम उसको यहाँ पर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि R.M. मैकाइवर ने कहा कि समाज को सामाजिक संबंधों का ऐसे जाल के रूप में परिभाषित किया गया जो हमेशा चेंज होता रहे, लेकिन जो व्यक्ति है वो इसकी मूल इकाई रहता है समाज।
अब आप देखेंगे कि भारतीय समाज की विशेषताएं का क्यों कहा गया, इससे कहने का तात्पर्य क्या है। तो समाज में आप देखेंगे कितनी सारी विविधता, हमारे भारतीय समाज में कितनी सारी विविधता के बावजूद भी यहाँ पर एकता विद्यमान है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत तरह की संस्कृतियाँ हैं, बहुत तरह की जातियाँ हैं, बहुत तरह की विचारधारा है, इसके बावजूद भी एकता है। एकता है जैसे आप देखेंगे कि किसी भी धर्म का व्यक्ति हो और किसी धर्म के अलग त्योहारों को सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, उस तरह की चीज़ें हैं। कितने सारे कल्चर ऐसे इस प्रकार से त्योहार होते जो आपस में हम एक दूसरे के सेलिब्रेट करते, तो वो यूनिटी हमारे देश में जो है एक भिन्नता को दिखाता है, बाकियों से एक भिन्न और खूबसूरत तरीके से उसको प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से भारत की सीमा के अंदर बहुत सारी भाषाएं, बहुत सारी जातियां, ठीक है, बहुजाति समूहों का सह अस्तित्व है। आप देखिए जातियां, तो आप देखेंगे इस तरह से वर्ण व्यवस्था 4 वर्ण आप देखते हैं, उसी में आप देखेंगे जातियां, उन जातियों में भी कई सारी उपजातियां हैं, ठीक है। जैसे हमने जब हम इनको पढ़ेंगे तो समझेंगे किस प्रकार से ब्राह्मण में भी कहते हैं कि हम उच्च कुल के ब्राह्मण हैं, ये निम्न कुल के ब्राह्मण हैं, या फिर हम उच्च कुल के शूद्र हैं, ये उसमें भी उच्च कुल के शूद्र है। कुछ इस तरह की चीजें जो है कड़ी दर कड़ी चलती है। तो बहुजाति समूह का अस्तित्व है। फॉर एग्जाम्पल देश में लगभग आप देखेंगे 1600 भाषाएं बोली जाती हैं, ठीक है, देश में कितनी 1600 भाषाएं लगभग बोली जाती हैं। तो ये इस तरह की जो वेराइटीज ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया दिखाई देती है, उससे अपनी एकता को कहीं ना कहीं प्रदर्शित करती। जाति व्यवस्था की जैसे बात की, इसमें सामाजिक पदानुक्रमित संरचना से है, ठीक है, समाज में कैसे पद के अनुसार एक क्रम चला आ रहा है, जो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता को दर्शाता है। हालांकि इसके हम पॉजिटिव एस्पेक्ट तो थोड़े कम ही नजर आते हैं, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा नजर आते हैं। ये जन्म, व्यवसाय और सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को अलग करता है। इसका प्रभाव आज भी हमारे आधुनिक भारतीय समाज में कायम है। इसका स्वरूप बदल गया है, पर ये जो व्यवस्था है ना, वो आज भी व्याप्त है। जब हम जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे तो कैसे समझेंगे कि कब से ये जो व्यवस्था है, जजमानी व्यवस्था ने कैसे हमारी जो जाति व्यवस्था को जन्म दिया है। कहने के लिए ये आप देखेंगे कि ऋग्वैदिक समय के काल से चली आ रही है, लेकिन कैसे गुप्त काल के समय में एक्चुअल, देखिए जब भी समय में ऐसी चीजें होती है ना, तो याद रखिए अर्थव्यवस्था बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इन सब चीजों के लिए, कुरीतियों के लिए। ये अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है उस दौरान। तो देखेंगे कैसे गुप्त काल के दौरान इस जजमानी व्यवस्था ने कैसे जाति व्यवस्था को जन्म दिया, उन सबको हम डेप्थ में वहां पर समझेंगे और अलग तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और संयुक्त परिवार प्रणाली, भाई परिवार हमारे, जैसा कि बोला कि सबसे बड़ी एक मेन जो है संस्था है हमारे भारतीय समाज की, तो उसके नीचे कई सारी पीढ़ियां रहती है। अगर हम ज्वाइंट फैमिली की बात करते हैं तो उसमें कई सारे लोग जो होते हैं उनका अपना एक जीवन का अनुभव रहा होता है, तो वो अनुभव पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, या कह सकते हैं जो व्यवसाय है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, या जो एक कह सकते हैं जो उनकी संस्कृति है, ठीक है, उनकी जो संस्कृति है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, जो उनके ट्रेडिशन या एग्जैक्टली जो उनका ट्रेडिशन है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, या उनका कोई ज्ञान है तो उसको आने वाली जनरेशन को दिया जाता है। तो वो एक खूबसूरत तरीके से दिखाता है। कहते हैं ना कि आप बहुत बार देखेंगे कि एक बहुत बड़ी फैमिलीज जैसे होती हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पे समझे, जैसे कि अगर हम देखते हैं कि जो एसटीज होते हैं, ठीक है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनके पास एक ऐसा ज्ञान जैसे होता है, कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर चीज़ का जो है एक हुनर होता है, तो कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी उनकी जनरेशन को वो दिया जाता है, उदाहरण के तौर पर है। इसीलिए यहाँ पर समाजशास्त्री A.M. शाह ने कहा है कि आधुनिक भारतीय समाज में अभी भी परिवार के भीतर संयुक्तता का भाव तो व्याप्त है, चाहे वो कितना भी न्यूक्लियर हो जाए, लेकिन जो ये ज्वाइंट की जो एक टेंडेंसी है, एक जो फीलिंग है, वो आज भी हमारे समाज में रिफ्लेक्ट होती दिखती है, ठीक है। पारिवारिक मूल, तो जब संयुक्त परिवार की बात की तो उसकी जैसे मैंने कहा कि उसमें क्या एक जो तत्व विद्यमान है, एक ज्ञान का जो तत्व विद्यमान है, एक बुजुर्गों को सम्मान करने का जो तत्व विद्यमान है, हम वहां से देखते हैं कि चीजों को समझते हैं कि समाज में रहना कैसे। तो परिवार जो है वो बच्चे की पहली पाठशाला होती है, ठीक है। तो वहां से बच्चा जब जन्म लेता है तो समाज को समझने की कोशिश करता है, वो समाज को वैसे ही समझता है जैसे परिवार में उसको आज तक समझाया गया है, ठीक है। परिवार में इर्द गिर्द चीजें अपने देखता है कि किस प्रकार से बुजुर्गों का सम्मान हो रहा है, किस प्रकार से महिलाओं का सम्मान हो रहा है। वहीं
अपने बुजुर्गों का जो ज्ञान है, उनका अनुभव का जो स्रोत इस परिवार में माना जाता है, उनके बुढ़ापे में उनकी देखभाल करने की परंपरा है। तो ये सारी चीज़ें जब एक बच्चा अपने परिवार में देखता है तो आगे जाके वो समाज में जब 10 लोगों से मिलता है तो उसकी इन चीज़ों का जो रिफ्लेक्शन है वो यहाँ पर भी दिखाई देता है, यानी कि समाज पर भी दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ से उसने क्या सीखा है परिवार से, ये बहुत मैटर करता है। तभी तो वो अपने अच्छे कार्यों का रिफ्लेक्शन समाज पे दे पाएगा ना। तो जैसे बड़ों के पैर छूना हो, कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की एक जो परंपरा है उसको देखना हो, या फिर इसका अगर अलग तरीके से समझे तो महिलाओं के प्रति अगर कोई इससे दुर्व्यवहार है उसको देखता हो तो उसका रिफ्लेक्शन भी आगे जाके वो समाज पे देगा, है ना। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी इसके प्रभाव हैं परिवार के अंतर्गत बच्चे जो सीखते हैं वो कहीं ना कहीं समाज में एक अलग विशेषता रखते हैं, एक अलग तरह की पहचान रखते हैं। ठीक है, अब पितृसत्तात्मक और लैंगिक भूमिकाएं आप देखेंगे यहाँ। देखिए, अब भारतीय समाज क्या एक पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें अलग अलग तरह की लैंगिक भूमिकाएं हैं। ठीक है, उनसे कुछ अपेक्षाएं भी हैं। हालांकि लैंगिक असमानता और महिलाओं के लिए चुनौतियां भी अभी भी बनी हुई हैं। आप जब महिलाओं का टॉपिक पढ़ेंगे ना बच्चों, तो आप वहां पर समझने का प्रयास करेंगे कि महिलाओं के संदर्भ में आप चाहें, जैसा कि कल भी मैंने बताया था, महिलाओं के संदर्भ में आप चाहें तो आप चाहे राजनीति की बात करें उनके विषय में, ठीक है, चाहे उनके विषय में यहाँ पर राजनीति की बात करें, चाहे अर्थव्यवस्था की बात करें, ठीक है, किसकी राजनीति की बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, चाहे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात कर लें, ठीक है, चाहे आप उनके स्वास्थ्य के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे उनके सेना के क्षेत्र में बात कर लें, एक्सेट्रा, किसी भी आप देख सकते हैं कि किसी भी भूमिका में उनको देखें तो आप देखेंगे कि पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक जो आपकी एक व्यवस्था है ना, उसने किस तरह से इन पर कितना ज्यादा इम्पैक्ट डाला है। क्योंकि अधिकतर आप देखेंगे इस तरह की चीजें जो हमारे समाज में होती हैं कि कहीं ना कहीं पिता जो एक मेल डोमिनेंट एक जो सत्ता है वो कहीं ना कहीं इनको आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोकती है। इसके कई कारण है, क्योंकि कुछ महिलाओं के जो है सेल्फ डिपेंडेंट ना होने के कारण वो अपने निर्णयों को लेने में स्वतंत्र नहीं होती हैं। तो उस कारण भी उनके हर निर्णय का रिफ्लेक्शन, इनके हर निर्णय का, यानी कि हम कहें तो इनके हर निर्णय का रिफ्लेक्शन उनके जीवन पर ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलता है। अपने इर्द गिर्द तो देखते ही होंगे, है ना। इसके बाद तो यहाँ पर लैंगिक जो असमानता है, चाहे उनके काम को लेकर हो, चाहे उनके सम्मान को लेकर हो, चाहे उनके पद को लेकर हो, ठीक है, किसी भी क्षेत्र में, तो वो आपको जो चुनौतियां हैं वो आपको समझनी होंगी आने वाले समय के लेक्चर में कि क्या जो चुनौतियां हमने आज तक देखी मात्र वो चुनौतियां हैं, या अपने अधिकारों के लिए उनको कैसे जीवन भर लड़ना पड़ता है, उनको फेस करना पड़ता है। इसीलिए देखेंगे कि ग्राउंड लेवल पर जो महिलाएं काम करती हैं वो चीजों से ज्यादा कनेक्ट होती हैं, क्योंकि उन्होंने बचपन से लेके अभी तक जो है अपनी जर्नी में इस तरह के उतार चढ़ाव को इतना ज्यादा स्वाभाविक तौर पे जो है महसूस किया, सामना किया कि वो उसके मर्म को बेहतर समझती हैं और जब निर्णय लेने की बात आती है तो एक बेहतर निर्णय लेने में वो सक्षम हो पाती हैं। ठीक है, अब धर्मों का यहाँ पर सह अस्तित्व की बात कर रहे हैं, किस प्रकार से वहां पर आपस में एक अच्छा जो है सम्मान की भावना दिखाई देती है। जैसे हिंदू, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म इत्यादि कई जो धर्म है उनका ये भारत जो है धर्म स्थान है। कई धर्मों में लिप्त एक व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है और इसमें समाज में वहां पर सहिष्णुता और सम्मान का उपदेश देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दिवाली है, उसको अन्य धर्म के लोग भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पर जैसे अगर नमाज पढ़ने की व्यवस्था है तो वहां पर किस प्रकार से बाकी धर्म के लोग भी उसमें सपोर्ट करते हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर मुहर्रम की अगर व्यवस्था है, इस तरह मुहर्रम का जो है त्योहार है तो कैसे बाकी धर्म भी उसका एक सम्मान करते। तो ये भारतीय समाज की विशेषता ही तो है, क्योंकि अन्य देशों में यदि आप देखेंगे कई सारी वहां पर भाषाएं से लिप्त नहीं है, लेकिन अगर धर्म कई तरह के हैं, वहां पर अलग तरह की जातियां हैं, तरह की नस्ल हैं, तो कितना मतभेद उसमें होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऐसा नहीं है, उसके समक्ष चुनौतियां भी, इसके बावजूद भी भारतीय समाज में विविधता में एकता विद्यमान होती ही है। ठीक है, विविधता में एकता तो एक मूल विशेषता तो इसकी है ही, अलग अलग स्तरों पर कई सारे रूप जो है विद्यमान है। इसके बावजूद भी सामाजिक संस्थाओं और कार्य प्रणालियों में मूलभूत एकता विद्यमान है। जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, ठीक है, सामाजिक संस्थाएं यहाँ पर क्या काम करती हैं, संस्थाएं जो वो समाज के व्यक्ति को विवश करती हैं, नियंत्रित करती हैं, दंडित करती हैं, साथ ही पुरस्कृत भी करती है। जैसे नातेदारी हो गया, विवाह हो गया, परिवार हो गया, ठीक है, वृद्धजन हो गए। तो इस तरह की जो सोशल जो इंस्टीट्यूशन है वो कहीं ना कहीं उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं, लेकिन कहीं अगर वो गलत है तो उनको जो है दंडित भी करते हैं। ठीक है, अब इसमें कहते हैं यही सामाजिक संस्था की बात की, इसकी सही डेफिनेशन आप देखें तो इसी प्रकार से है। तो इसमें कौन कौन सी सामाजिक संस्थाओं में क्या क्या आता है, नातेदारी, परिवार,
परिवार, विवाह, शैक्षणिक संस्थाएं। तभी तो मैंने बोला कि ये संस्थाएं जो है समाज के व्यक्तियों को विवश करती हैं, यानी कि सही कार्य करने के लिए विवश करती हैं, गलत कार्य करने से पहले उनको रोकती हैं, उनको नियंत्रित करती हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसका उचित निर्णय हमें परिवार के अंतर्गत ही सिखाया गया है, तो उसके सही मार्गदर्शन पर चलें। और अगर नहीं सही कार्य करते हैं तो दंड का प्रावधान भी करती हैं। कहते हैं ना, जैसे स्कूल में आपने कुछ काम ऐसा कर दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए आपको दंड भी दिया जाता है, लेकिन अगर आप अच्छा काम करते तो उसको आपको पुरस्कृत भी किया जाता है। यही जीवन के और जो है पहलुओं में है। तो ये जो सामाजिक संस्था है वो ऐसी संरचना है जो व्यक्तियों को अपेक्षित व्यवहार को निर्देशित करती है कि आप सही व्यवहार दूसरों के प्रति करेंगे तो अपने प्रति सही व्यवहार की अपेक्षा भी करें, और आकार देती है और स्वयं समाज के निर्माण में उसे बनाए रखने में काफी मददगार साबित होती है। तो जो ये हमारी परिवार रूपी जो सामाजिक संस्था है, नातेदारी, जो किनशिप जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, किनशिप जो व्यवस्था है वो किस प्रकार से एक धागे की समान जो है सामाजिक व्यवस्थाओं को बांधे रहती है, ताने बाने को बांधे रहती है। तो नातेदारी एक सामाजिक संजाल है। ये प्रभाषित करता है कि कैसे एक व्यक्ति रक्त, विवाह या गोद लेने के माध्यम से दूसरों से संबंधित है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अच्छा व्यवहार उन्हीं के साथ किया जाएगा जो रक्त संबंधी है, जबकि वो बिना रक्त संबंध के भी ऐसा हो सकता है। नातेदारी एक सार्वभौमिक, ठीक है, सार्वभौमिक संस्था है जो व्यक्तियों के समाजीकरण और समूह की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम ये क्या पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं भारतीय समाज की विशेषताएं, जैसे सांस्कृतिक विविधता है, जाति व्यवस्था विद्यमान है, संयुक्त परिवार प्रणाली की बात करते हैं, पितृसत्तात्मक लैंगिक भूमिकाएं कैसी क्या है, धर्मों का सहज अस्तित्व देखने को मिलता है। वहीं आप देखेंगे सामाजिक संस्थाओं में जो ये समाज के व्यक्तियों को विवश, नियंत्रित और दंडित करती हैं, वो किस तरह से समाज में एक बेहतर मार्गदर्शन भी प्रदर्शित करती हैं, एक व्यक्ति होने के नाते, एक मानव के रूप में इकाई होने के नाते। ठीक है, तो विवाह क्या एक सामाजिक संस्था है जो पुरुषों और महिलाओं की शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करती है। ये रिवाज और कानून द्वारा सामाजिक रूप से स्वीकृत है। देखिए, विवाह मैंने कहा था कि हमारे भारतीय समाज में एक कहते हैं कि सबसे अच्छा जो है संस्कार माना जाता है। ठीक है, विवाह सबसे अच्छा संस्कार माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि हम किस तरह से अपने मेंटल इश्यूज को समझने का प्रयास करते हैं परिवार के अंतर्गत, विवाह के अंतर्गत। ठीक है, शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के साथ विवाह में एक नए वंश का जो है उदय होता है, एक नया जन्म का उदय जो है नया जन्म होता है और समाज में आगे जो है कड़ी के रूप में जुड़ते जाते हैं। हम इस विवाह परंपरा के थ्रू या इस परिवार के अंतर्गत हम सीखते हैं कि कैसे हमें अपने कल्चर को जो है आगे लेके जाना है, कैसे हमें अपनी संस्कृति को धारण करना है, अपने त्योहारों की जो उसकी समझ है उसको वहां पर समझना है, उसकी छोटी छोटी कहानियों को समझ के दूसरों को एक बेहतर जानकारी जो है उपलब्ध करानी है, और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है विवाह। ठीक है, विवाह प्रणाली में संरचनात्मक जो अब परिवर्तन आ रहे हैं, जो स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रहे हैं, वो क्या क्या है यहाँ पर वो देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर देखेंगे कि समय के साथ साथ जैसे जैसे समाज आगे बढ़ रहा है, औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, ठीक है, मॉडर्न होने की बात कर रहे हैं। देखिए, मॉडर्न होने का तात्पर्य यहाँ पर कपड़ों से बिल्कुल नहीं होता। लोगों को लगता है उसने बहुत मॉड कपड़े पहन लिए तो वो सबसे ज्यादा मॉडर्न हो गया, जबकि मॉडर्न आपकी सोच से होता है। आप कितना बेहतर सोच पा रहे हैं, कैसे सबको लेकर, ठीक है, सबको लेकर एक अच्छी सोच आप अपने दिमाग में ला पा रहे हैं, वो मॉडर्न होना एक्चुअल में सही डेफिनेशन। अब कह रहे हैं कि संरचनात्मक परिवर्तन, तो विवाह का जो एक प्रणाली है ना, उसमें संरचनात्मक चेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। जैसे रूप में परिवर्तन, जैसे बहुपत्नी विवाह, ठीक है, बहु विवाह, एक पति कई सारी बीवियों से जो है लड़कियों से शादी कर लेते हैं, बहु विवाह एक से अधिक विवाह कर लेते हैं, जो कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। ये विवाह विच्छेद के बारे में यहाँ पर बात करता है 1955, जिसको अभी हम नीचे समझें। ठीक है, जैसे कर्तव्य की वजह यहाँ पर क्या कहा, देखिए अब यहाँ पर कह रहे हैं कि कर्तव्य की बजाय साथी पर, यानी कि आप समझिए यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि पहले होता था कि विवाह प्रणाली में हम ड्यूटीज पे बहुत फोकस करते थे, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ पार्टनर ओरिएंटेड चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, प्रेम विवाह में स्वीकारता है, यानी कि अरेंज मैरिज की जगह अब लव मैरिज में ज़्यादा जो है अपने पैर फैलाए हैं। शादी की बढ़ती उम्र, अब धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम फीमेल्स के बारे में बात करें या मेल्स के बारे में बात करें तो वो क्या करते हैं कि नहीं, पहले हम सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, इसके बाद हम शादी ब्याह करेंगे। वरना पहले लोग अगर मेल एस्पेक्ट में देखें तो कहते थे अरे खेती बाड़ी है, घर में बुजुर्ग काम कर रहे हैं, आप शादी कर लो। या फिर लड़कियां जैसे अब जो है सेल्फ डिपेंडेंट होने की बात करती, स्वतंत्र होने की बात करती कि हम फाइनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट होंगे, इसके बाद शादी करेंगे। तो कहीं ना कहीं एज में जो है उम्र जो है बढ़ती जा रही है एक विवाह के लिए। महिलाओं की
भूमिका में बदलाव आ रहा है। पहले महिलाएं जो थी घर के कामकाजों में पूरी तरह से लिप्त रहती थी, लेकिन अब वो चाहे राजनीति हो, सामाजिक अर्थव्यवस्था हो, ठीक है, चाहे शिक्षा हो, सारे सेक्टर्स में वो अब काम कर रही हैं। और कहीं ना कहीं वो बदलाव भी जो है विवाह प्रणाली में एक थोड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये भी थॉट प्रोसेस लेके चलती है कि नहीं, हमें शादी नहीं करनी है। तो एक ये ऑप्शन भी, शादी ना करना भी ऑप्शन ने एक जन्म लिया है हमारे भारतीय समाज में। तो एक जो संरचनात्मक परिवर्तनों में से एक ये भी है। तलाक और परित्याग में वृद्धि आज के समय पे, मतलब पहले एक समय होता था कि तलाक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती थी कि नहीं, तलाक नहीं लेंगे, जैसे भी चलाना है चलाते हैं रिश्ते को, या फिर सरवाइव करने की कोशिश करते। लेकिन आज के हमारे इंडियन सोसाइटी में तलाक ने एक जो है, तलाक की जो वेटेज है वो ज़्यादा बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं विवाह विच्छेद ने परिवार की जो एक परिभाषा है उसको कहीं ना कहीं तोड़ने का प्रयत्न किया है। ठीक है, लिव इन की मान्यता तो पहले ऐसा नहीं था, आज से कुछ समय पहले देखें उतने बड़े लेवल पर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो लिव इन रिलेशनशिप है इस संस्था को पूरी तरह से वैध कर दिया है, जिसके तहत क्या होता है कि साथी अब सामाजिक तरीके से विवाह संस्कारों के बिना भी एक साथ रह सकते हैं और उन्हें रहना पसंद होता है तो वो इस तरह के लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, जो स्ट्रक्चरली आप देखेंगे कि चेंजेस ला रहे हैं समाज में, है ना। जैसे कि हमने कल लिव इन रिलेशनशिप में एक एग्जाम्पल देखा था कि किस तरह से कपल जो थे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव किए थे, फिर एक लड़के ने उसकी कैसे हत्या करके उसके शरीर के टुकड़ों को अलग अलग जगह पे फेंक दिया। मतलब कितनी क्रूर हत्या थी वो इस तरह से। और 5-6 महीने के बाद जो गर्ल थी उसके पेरेंट्स को पता चलता है कि उनकी बेटी तो मर ही चुकी है। तो इस तरह की स्वतंत्रता, जब आप परिवार से अलग होकर इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं तो कभी कभी वो आपके लिए बैकफायर भी करता है। ठीक है, कभी कभी है उसके पॉजिटिव नेगेटिव प्रभाव भी हैं। इसके बाद समलैंगिक विवाह को वैध बनाना है, वैध नहीं है। समलैंगिकता की जो हम आर्टिकल 377 के अंतर्गत बात करते हैं उसको कहीं ना कहीं उसके समलैंगिक शब्द को तो वैध किया गया है। ठीक है, समलैंगिक संबंध को तो वैध किया गया है इसके अंतर्गत, बस समलैंगिक विवाह की कहीं पर बात नहीं होती है। तो समलैंगिक विवाह को दो समान लिंगों के लोगों के बीच मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के बारे में लंबी बहस और चर्चा बनी हुई है। अब यहाँ कह रहे हैं दो समान लिंग के लोगों के बीच मिलन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, जबकि 377 की जो परिभाषा है आप वहां देखेंगे कि 377 आपका क्या कहता है, इसको पहले यहाँ पर समझेंगे। इससे पहले देखिए 377 को समझे, यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। जो अभी हमने बात की थी 1955 में जो हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम की जो बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है, तो वो किस तरह से ये बहुपत्नी विवाह और बहुविवाह के खिलाफ की कानूनी रूप से एक तरह से प्रतिबंध करता है इन चीज़ों को। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत विवाह विच्छेद की प्रक्रिया दी गई है जो हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्म को मानने वालों पर लागू होती है। अब ये क्या है, ये जो अधिनियम की धारा 13 है ना, उसके तहत विवाह विच्छेद के कुछ आधार होते हैं, कुछ बेस होते हैं, मतलब डिवोर्स होने के कुछ बेस हो सकते हैं। वो बेस क्या क्या होते हैं जिसके आधार पर विवाह विच्छेद की बात की जाती है। अब जैसे यहाँ पर कह रहे हैं अडल्ट्री, व्यभिचार, यानी कि यदि पति या पत्नी में से कोई भी किसी अन्य व्यक्ति के साथ यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या संबंध स्थापित करता है, इसे विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। क्रूरता, पति पत्नी को उसके साथी के शारीरिक, यौनिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता हो तब विवाह विच्छेद का आधार माना जा सकता है। परित्याग, डिसर्शन जो है, यदि पत्नी या पति में से किसी ने अपने साथी को छोड़ दिया हो या विवाह विच्छेद की अर्जी दाखिल कर दी हो तो और वे लगातार 2 सालों से अलग रह रहे हों तो भी विवाह विच्छेद की परिस्थिति का जो है बेस माना जाएगा। धर्मांतरण, यदि पत्नी पति में से किसी ने भी किसी को अन्य धर्म स्वीकार कर लिया हो, ठीक है, उस बेसिस पे भी विवाह विच्छेद का आधार माना जाएगा। मानसिक विकार, अनसाउंड माइंड, तो पति पत्नी में से कोई भी असाध्य मानसिक स्थिति या पागलपन से ग्रसित हो, उनका एक दूसरे के साथ रहना असंभव हो, तो उस कंडीशन में, इन कंडीशंस में विवाह विच्छेद की परिस्थितियां बन जाती हैं, विवाह विच्छेद का प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, इसके अलावा अधिनियम की धारा 13B के तहत आपसी सहमति को भी विवाह विच्छेद का आधार माना जाता है। जो स्पेशल मैरिज एक्ट जो ऊपर भी हमने पढ़ा 1954 की धारा 27 कहती है कि विधि पूर्वक संपन्न विवाह के लिए विवाह विच्छेद के प्रावधान दिए गए हैं। तभी तो यहाँ पर लिख रहा है ना कि विशेष विवाह अधिनियम के तहत समलैंगिक विवाह को वैध बनाना चाहिए, क्योंकि विवाह का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, वो मात्र लिंग के आधार पर डिसाइड किया गया है। पुरुष होगा और एक महिला होगी और उसका विवाह होगा। ठीक है, जबकि इस आधार पर लिंग को कोई पूर्ण नहीं करना चाहिए। ठीक है, लिंग पूर्णता को नहीं बताता है, तो लिंग यहाँ पर नहीं डिसाइड होना चाहिए कि कौन सा लिंग किससे विवाह कर सकता है, इसके बारे में बात की जा रही है। बात करें अगर हम 377 की, ठीक है, इसके समलैंगिक विवाह के पक्ष में तर्क को तो समझेंगे ही। सबसे पहले हम यहाँ ये समझेंगे कि
प्रेजेंट टाइम में क्या है कि धारा 377 क्या कहती है कि जो कोई भी स्वेच्छा से किसी भी पुरुष, महिला या जानवर के साथ प्रकृति के आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध बनाता है तो उसे जीवन भर कारावास या एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे बढ़ाया भी जा सकता है। अब इसमें संशोधन क्या लाया गया, तभी तो 377 को हटाया गया कि नहीं, समलैंगिक जो संबंध है उसको तो वैध कर दिया गया है। अब यहाँ पर प्रकृति के आदेश के खिलाफ जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं ना, तो जिसमें पुरुष पुरुष, महिलाएं महिलाएं, जिसमें LGBTIQ+ के बारे में पढ़ेंगे तो उसको तो वैध किया गया है, पर समलैंगिक विवाह को वैध नहीं किया गया है। ठीक है, तो वो किसका विषय है वो भी हम समझेंगे। तो समलैंगिक विवाह के पक्ष में, मान लीजिए अगर समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया जाता है तो उसके पक्ष में क्या क्या तर्क हो सकते हैं वो यहाँ पर आपको सामने दिए गए हैं, क्योंकि प्रश्न ऐसे भी बनते हैं, चाहे वो PCS हो चाहे वो UPSC हो। तो इनको भेदभाव का सामना करने से बच पाएंगे ये। ठीक है, अगर समलैंगिक विवाह को जो है स्वीकृति मिल जाती है तो जोड़े क्या है, अलग अलग सामाजिक भेदभाव के प्रति जो उनके साथ संवेदनशील व्यवहार होता है उसको कहीं ना कहीं जो है वो झेलने से बच जाएंगे। और उनको भी तो जीवन जीने का अधिकार है ना भाई, आपको पहले भारतीय समाज में भारतीय नागरिक होने का अधिकार है, इसलिए आपको जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार है, जीवन जीने की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 आपको ये देता है। तो जब आपको वो जीवन जीने का अधिकार है तो कोई और व्यक्ति कैसे डिसाइड कर सकता है कि आपको कैसे रहना है, कैसे खाना है। हाँ, आपकी वजह से अगर किसी और के जीवन में कुछ जो है स्वतंत्रता का हनन हो रहा है उस पर पाबंदी है, लेकिन अपने ही जीवन में कुछ निर्णय ऐसे लेने हैं कि किससे विवाह करना है, किसके साथ करना है, ऐसी चीजों पे पाबंदी थोड़ा सा आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक मनुष्य होने के नाते उसके फंडामेंटल राइट का जो है हनन हो रहा है। ठीक है, एक मौलिक अधिकार के रूप में सहवास, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि जो सहवास की जो स्थिति है वो मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रहती है, तो कानूनी रूप से इसको मान्यता दी जानी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो या फिर थर्ड जेंडर की बात हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सहवास है उसको मूल अधिकार के रूप में स्वीकार किया गया था। ठीक है, कहा था कि सरकार का दायित्व है कि वो ऐसे जो संबंध है ना उसमें सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता दे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए विवाह होना जरूरी है, इसके लिए विवाह होना जरूरी नहीं है, जबकि न्यायालय ने कहा कि विवाह की बजाय हम इसे कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप जैसा जो लेवल है उसका सुझाव हम दे सकते हैं। तो सरकार ने भी यहाँ पर कहा कि समलैंगिक संबंधों को जो विवाह के रूप में मान्यता देने की मांग है उसका कोई मूल अधिकार से लेना देना नहीं है। ठीक है, तो उनको ये कहने का तात्पर्य है कि वो जो इनका जो मूल अधिकार की बात करें उसके लिए विवाह होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, उसको हम किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर समलैंगिक विवाह की बात करें, उसमें जो सहवास की बात करें उसको मान्यता देने की बात करें, क्योंकि उनका वो मौलिक अधिकार है। ठीक है, धारा जो 377 का डिस्क्रिमिनलाइजेशन की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक संबंधों के अस्तित्व को मान्यता दी है। ठीक है, ये अभी हमने पढ़ा था। तो उसके जो समलैंगिक पूरी डेफिनेशन जो अभी हमने समझी थी ना, कि जो कहता है कि प्रकृति के खिलाफ, आदेश के खिलाफ शारीरिक संबंध या किसी जानवर के साथ, ठीक है, उसको वहां पर वैलिड नहीं किया, बल्कि यहां पर देखा है कि जो समलैंगिक संबंध की बात की उस टर्म को करेक्ट कहा है, उस टर्म को वैलिड किया है, पूरी डेफिनेशन को वैलिड नहीं किया है। ठीक है, 377 का डिस्क्रिमिनलाइजेशन की यहाँ पर बात की गई है। आप कह रहे हैं लिंग की कोई पूर्ण धारणा नहीं है, तो यहाँ पर इनका कहने का तात्पर्य क्या है कि लिंग की कोई पूर्ण धारणा जो है वो नहीं यहाँ पर दी गई है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये कहा गया, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और वुमेन, यानी कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उनका मानना है कि बायोलॉजिकल जेंडर जो है वो पूरी तरह से एब्सोल्यूट स्थिति में नहीं है, यानी कि लिंग या जेंडर जो है क्या है चीज है, सिर्फ जननांग है। ठीक है, तो विशेष लाभों से उन्हें वंचित किया जा रहा है इन चीजों से कि वो भाई वो मेल या फीमेल नहीं है, जिसकी वजह से उनके अधिकारों को रोका जा रहा है, जबकि ये सिर्फ एक बॉडी पार्ट्स है। तो बॉडी पार्ट्स विशेष के अर्थ में ये सीमित नहीं है। तो क्या है कि पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है, तो नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और वुमेन। ठीक है, तो लिंग की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है कि वो ऐसा होगा, उसके अधिकारों को तभी मिलेगा। पुरुष और महिला होना अनिवार्य है। अगर वो थर्ड जेंडर की बात हो रही है तो उसको भी वही अधिकार मिलेंगे जो बाकी लोगों को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इनको इनके अधिकारों की श्रेणी से वंचित करना ये जो है सही चीज नहीं है। इनके अधिकारों से वंचित करने का तात्पर्य यहाँ पर समझिए, जैसे कि क्या LGBTQI जो प्लस
रस है वो समुदाय को विवाह करने की अनुमति तो नहीं देकर उन्हें हम क्या कर रहे हैं कि उनके जो उन्हें जो टैक्स का जो प्रॉफिट है, कर जो लाभ है, चिकित्सा का अधिकार है, उत्तराधिकार की बात करते हैं या गोद लेने जैसे कई सारे महत्वपूर्ण ऐसे कानूनी लाभ है, उनसे वंचित किया जा रहा है ना कहीं उनको। तो विवाह केवल एक गरिमा का प्रश्न नहीं है बल्कि अधिकारों का भी एक संग्रह भी है, तो उनको उन अधिकारों से छीना ना जाए, बस यहाँ पर ये कहने की बात की गई है। चलिए अब हम यहाँ पर जो है इस वीडियो को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर बात की जाएगी LGBTQI+ की बात की जाएगी। एक्चुअल में ये होता क्या है पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए, इसके बाद चीजों को हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जेंडर की वोकैबुलरी पहले बहुत सिंपल थी, M और F, मेल और फीमेल, और ये एक दूसरे से अट्रैक्टिव थे। लेकिन अब ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। टू बिगिन विद अल्फाबेट्स बढ़ गई हैं। M और F के साथ है L, G, B, I, T, Q। और ये ज़रूरी नहीं कि अब ये ऐसे ही अट्रैक्टेड हों, इसके बहुत कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, कुछ भी फिक्स नहीं है। इसलिए शुरू से शुरू करना पड़ेगा। शुरू करते हैं L से। L यानी लेस्बियन। लेस्बियन मतलब जब एक औरत को एक और औरत से प्यार होता है। लेकिन क्योंकि हम ना आदमी औरत के रिश्ते को समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि लेस्बियंस में भी एक आदमी जैसे पर्सनालिटी का होगा, उसके बाल छोटे होंगे, पैंट शर्ट पहनती होगी, अग्रेसिव होगी, और उसको बुच कहा जाने लगा। और जो दूसरा पार्टनर होगा वो थोड़ी फेमिनिन होगी, साड़ी पहनती होंगी, उनके हाव भाव भी औरतों जैसे होंगे और उन्हें फेम कहा जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये सब पुरानी थ्योरी है और किसी भी लेस्बियन कपल में किसी की भी पर्सनालिटी कैसी भी हो सकती है। मूविंग अहेड, G यानी गे। गे मतलब जब दो आदमियों को एक दूसरे से मोहब्बत होती है, राइट। लेकिन गे का एक और यूसेज भी है, जब हम सारी समलैंगिक कम्युनिटी को रेफर करते हैं, यानी गेज, बाइसेक्सुअल्स, लेस्बियन, ऑल टुगेदर, इनको भी गे कम्युनिटी या गे पीपल कहा जाता है। अब बारी B यानी बाइसेक्सुअल की। बाइसेक्सुअल यानी जब किसी भी शख्स को किसी भी जेंडर के व्यक्ति से प्यार करने की आज़ादी होती है, यानी एक आदमी को औरत से भी प्यार हो सकता है और एक और आदमी से भी प्यार हो सकता है। सिमिलरली एक औरत को एक आदमी से भी प्यार हो सकता है और वो एक औरत से भी अट्रैक्टेड हो सकती है, बाइसेक्सुअल यानी दोनों सेक्सेस के साथ। और अब बारी T यानी ट्रांसजेंडर की। ट्रांसजेंडर एक्चुअली थर्ड जेंडर होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जब पैदा होते हैं तो उनको लड़का या लड़की मान लिया जाता है, लेकिन जब वो बड़े होते हैं तो वो उससे एकदम उलट, एकदम डिफरेंट महसूस करते हैं। यानी लड़का बड़े होके सोचता है कि वो एक्चुअली में लड़की है, और जो लड़की है वो बड़े होके सोचती है कि नहीं, वो एक्चुअली में लड़का है। ऐसे जो लोग हैं कभी कभी तो वो सिर्फ अपने जो कपड़े हैं, जो अपना पहनावा है, उसको बदल लेते हैं ताकि वो जैसा अंदर से महसूस कर रहे हैं वैसे ही बाहर से दिखें। इन्हें क्रॉस ड्रेसर्स कहा जाता है। और इनमें से कई लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि नहीं, उनका शरीर भी उनके मन के साथ मैच करना चाहिए, तो वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी या सेक्स रीअसाइनमेंट सर्जरी की मदद लेते हैं और अपने शरीर में बदलाव लाते हैं। इनको ट्रांससेक्सुअल कहा जाता है। तो ट्रांससेक्सुअल और क्रॉस ड्रेसर्स दोनों ही ट्रांसजेंडर होते हैं। लेकिन समझने की बात एक और भी है, वो ये कि ट्रांसजेंडर्स की फिर पसंद, अट्रैक्शन कैसे डिफाइन होती है। यानी कोई जब पैदा होने के वक्त लड़का माना गया, बड़े होकर उसने लड़की जैसा महसूस किया। अब वो अगर किसी लड़के से प्यार करेगा तो उसे हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर माना जाएगा, पर वही अगर एक लड़की से प्यार करेगा तो लेस्बियन ट्रांसजेंडर, और अगर दोनों से प्यार करेगा तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। अब इसी को उल्टा कीजिए, अगर कोई लड़की पैदा हुआ लेकिन बड़े होकर उसने अपने आप को लड़का माना, तो जब वो किसी लड़की से प्यार करेगा तो उसको हेट्रोसेक्सुअल ट्रांसजेंडर माना जाएगा। लड़के से प्यार करेगा तो गे ट्रांसजेंडर, और अगर दोनों से प्यार करेगा तो बाइसेक्सुअल ट्रांसजेंडर। और अब बारी I यानी इंटरसेक्स की। इंटरसेक्स उन लोगों को कहा जाता है जो जब पैदा होते हैं तो उनके जेनिटल्स यानी उनके जननांगों से ये तय नहीं हो पाता कि वो मेल हैं या फीमेल, तो डॉक्टर ही देख के तय कर देते हैं कि इनको लड़का मान लीजिए या इनको लड़की मान लीजिए। पर जब वो शख्स बड़े होते हैं तो हो सकता है वो उससे अलग महसूस करें, या हो सकता है वो खुद को ट्रांसजेंडर भी माने। पर ये जो सारी टर्म्स हैं, ट्रांसजेंडर, ट्रांससेक्सुअल, क्रॉस ड्रेसर, ये सब वेस्टर्न टर्म्स हैं, और भारत में हम इस पूरे समुदाय को हिजड़ा नाम से ज़्यादा जानते हैं। हिजड़ा एक बहुत ही खास समुदाय का नाम है, जिनके अपने कायदे, तौर तरीके होते हैं और एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। और हिजड़ा, अरावनी, कोथी, शिवशक्ति,
जोगती हिजड़ा, हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में ये इसी समुदाय के अलग अलग नाम हैं। और आखिर में बारी क्यू यानी क्वेयर की। क्वेयर यानी वो लोग जिन्हें अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि उनकी पहचान क्या है, वो मेल हैं, फीमेल हैं या ट्रांसजेंडर हैं। उनको तो ये भी क्लियर नहीं है कि वो किससे अट्रैक्टेड हैं, कौन उन्हें पसंद आएगा। इसलिए कभी कभी ये जो क्यू है इसको क्वेयर के साथ साथ क्यू फॉर क्वेश्चनिंग यानी उनके मन में जो सवाल हैं उससे जोड़ के भी देखा जाता है। देखिए, अब आपने उस वीडियो को समझा, उसमें बहुत बेहतर तरीके से आपको LGBTQI की जो डेफिनेशन है उसको वहां पर समझाया गया है, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है कि आखिर ये है क्या जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज को, वीडियो को इसलिए मैंने डाला है ताकि आप एक बेहतर समझ डेवलप कर सके, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चे भी होंगे जो 12th करके आए होंगे, जो बच्चे अभी होंगे जिन्होंने बिल्कुल अभी बेबी स्टेप्स लेना शुरू किए होंगे, तो उनको एक बेहतर जानकारी उपलब्ध हो सके। इसलिए ऐसी वीडियोस को आपको बीच बीच में, लेक्चर के बीच में मेरे द्वारा दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समलैंगिक विवाह के खिलाफ में तर्क दिया गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि उसके पक्ष में तर्क क्या है, ठीक है। अब इसके विपक्ष में यानी कि इसके खिलाफ, अगर समलैंगिक विवाह की बात को वैध कर दिया जाता है तो इसके खिलाफ तर्क क्या दिए जाते हैं। जैसे विवाह की एक धार्मिक परिभाषा है कि भाई एक मेल होता है, जैसे भी हमने ऊपर देखा, एक फीमेल होता है, ठीक। तो इन दोनों के बीच में ही जो है विवाह का जो कॉन्सेप्ट है वो संपन्न हो सकता है। इसको थर्ड जेंडर के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि दो विपरीत लिंगियों के मिलन तक ही सीमित है, यानी कि पुरुष और महिला का जो एक कॉन्सेप्ट है, विवाह की जो एक धार्मिक परिभाषा है वो इसके इर्द गिर्द ही घूमती है। विधायी स्वीकृति, तो विवाह करने का जो अधिकार है वो पूरा नहीं है, बल्कि ये राज्य के कानून के अधीन है, ठीक है। कब शादी करनी है, कितनी बार करनी है, किससे तलाक लेना है, और ये जो अडल्ट्री यानी व्यभिचार से जो संबंधित कानून जैसे मामले हैं उनको विनियमित करने में एक वैध हित का दावा कर सकता है। संसद के द्वारा विधान, तो समलैंगिक विवाह पर कानून बनाने का जो अधिकार है वो केवल संसद के पास है। सरकार का मानना है कि कानून भारतीय लोकाचार के आधार पर सामाजिक नैतिकता और सार्वजनिक स्वीकृति को लागू करने के लिए बनाया गया है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो वैध किया है ना 377 को, वो उसके अंडर में, जबकि इसकी विवाह को वैध बनाने की जो डेफिनेशन है वो राज्य के अंतर्गत यानी कि यहाँ पर संसद के अंतर्गत की बात की जा रही है। तो ये अधिकार मात्र संसद के पास में है, ठीक है। तो इसमें और चेंजेस होने पे समय लगेगा या फिर हो सकता है इस पर और विचार हो। बच्चों को गोद लेने के मुद्दे पर, तो समलैंगिक माता पिता क्या होता है कि ये सामाजिक भेदभाव और बच्चों की भलाई पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी इन पर पड़ सकता है, ठीक है। इनके कई सारे रीजंस आप देखेंगे कि कई सारी चीजें होती कि ये या तो बच्चे गोद ले नहीं पाते या लेते, तो उन पर जब इस तरह की चीजें होंगी, उनकी शादी को वैलिड नहीं किया जाएगा तो लोग उनके बच्चों पे भी प्रश्न चिन्ह लगाएंगे ना आगे जाके। लैंगिक शब्दावली, जो हमारी जेंडर की जो शब्दावली है ना वो शादी को लेकर माता पिता, पति पत्नी जैसे जो टर्म्स है उनको लैंगिक बनाया गया है, जिसमें समलैंगिक विवाह में समस्या उत्पन्न होगी। तो इसीलिए थर्ड जेंडर का जो विवाह को लेकर जो बात चल रही है उसमें लैंगिक शब्दावली बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसमें पेरेंट्स का जो स्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं पति पत्नी के स्वरूप में देखा गया है, एक या फीमेल मेल के रूप में देखा गया है। तो वो कहीं ना कहीं इसके खिलाफ में तर्क दिए जाते हैं, ठीक है। अब देखेंगे मूव फॉरवर्ड, आगे वे फॉरवर्ड इसका क्या हो सकता है, यानी कि इसमें आगे की राह हम जो है क्या अपना सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे जन जागरूकता को लाना, तो जन जागरूकता का मतलब सिर्फ कानून बना देना, लॉ ला देना ही मात्र नहीं होता, बल्कि लोगों को इसके प्रति जागरूक करना चाहिए कि जैसे आपके एक सामान्य अधिकार हैं वैसे बाकी लोगों के भी भाई अधिकार हैं। LGBTQ+ की बात की जा रही है। सामान्य तटस्थ शब्दावली, जैसे कि लिंग, मतलब उदाहरण के लिए विशेष विवाह अधिनियम में जैसे लिखा गया कि पति पत्नी शब्द को पति पत्नी से बदलना चाहिए, कि पति पत्नी जो है विवाह के संबंध में आएंगे, तो मतलब मेल फीमेल की मात्र बात की जा रही। तो ऐसे जो टर्म्स है उनको चेंज किया जाना चाहिए। वहां से जो लॉ में जो चेंजेस है, जैसे LGBTQ+ समुदाय की जो बेहतर स्वीकारता और कानूनी सुरक्षा के लिए कुछ जो लॉ में रिफॉर्म होना बहुत जरूरी है, और इन समुदायों को मानवाधिकारों गरिमा को बनाए रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो हमें ग्रुप में एक प्रयास क्या करना चाहिए, केवल नीति और कानून बनाने से इस समुदाय के लिए ये बेनिफिट नहीं करेगा, बल्कि ये नीति कानून जो निर्माण प्रक्रिया है ये सक्रिय रूप से इसमें शामिल नहीं है, इनकी विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने के लिए महत्वपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं हमें मिलकर इस चीज के लिए प्रयास करना होगा। सिर्फ कोई कानून बन जाने से या नीति बन जाए, ऐसे तो कानून बहुत सारी चीजों के लिए कि ये चीज बैन है, ये नहीं करना चाहिए। अब जैसे बोला जाता है दिवाली की साइड में, भाई अगर
अगर दिल्ली की बात करें तो जैसे पटाखे बैन है या क्रैकर्स बैन कर दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी उसको इम्प्लीमेंटेशन में देखा जाए तो बहुत क्रैकर्स छुटाए जाते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन की जो बात है, जो प्रयास की बात है, उस पर हमें ज्यादातर फोकस रखना चाहिए, अपने व्यवहार से उन चीजों को बदलना चाहिए। ठीक है। अब उसी कड़ी में जैसे हमने सामाजिक संस्थाओं में नातेदारी देखा, विवाह देखा, विवाह में भी हमने समलैंगिक विवाह को देखा, वैसे अब हम यहाँ पर परिवार यानी कि फैमिली की बात करते हैं तो वो किस तरह से एक विशेषताओं का एक रोल प्ले करती है। जैसा कि मैंने बताया था कि परिवार क्या है, ये बच्चे का पहला सामाजिक वातावरण है जिससे बच्चे को अवगत कराया जाता है। कोई और अन्य सामाजिक संस्था इतनी सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय नहीं लगती है। ठीक है। यानी कि परिवार ही किसी बच्चे की पहली पाठशाला होती है, तो जो भी वो वहां सीखता है उसका रिफ्लेक्शन उसके आने वाले समय पर, उसके भविष्य पर, और उसने जो भी क्रियाकलाप वो करेगा अपने समाज में, वो वहां पर दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे कई प्रकार के परिवार के प्रकार भी, तो इस तरह से प्रश्न बनते हैं कि परिवार के प्रकार के साथ साथ अभी हम जब देखेंगे कि नहीं बताया था कि परिवार पर जो है वर्क फ्रॉम होम के कल्चर का क्या एक प्रभाव पड़ता है। तो जैसे परिवार के प्रकार कौन कौन से थे हम सब जानते हैं। एकल परिवार हो गया, ठीक है, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार, एकल अभिभावक परिवार इत्यादि तरह के प्रकार होते हैं। इसको समझने के लिए बस यहाँ पर दिया गया है। अब इनके काम क्या क्या होते हैं, परिवार के क्या काम होते हैं आप खुद भी सोचिए, है ना। तो प्रजनन यानी कि एक वंश को आगे बढ़ाने का कार्य करता है, आश्रय प्रदान करता है, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो बुजुर्ग हों, या आपस में एक दूसरे का सहारा, इमोशनली एक जो है हेल्प करता है। समाजीकरण की बात करता है, आर्थिक जो क्रियाकलाप होते हैं, जो फाइनेंशियली डिपेंडेंसी होती है वो परिवार के अंतर्गत एक दूसरे पर होती है। शैक्षिक कार्य किए जाते हैं, धार्मिक कार्य किए जाते हैं, शिक्षा से संबंधित जो कार्य होते हैं, शिक्षा प्रदान करना होता है या अपने बच्चे को एजुकेटेड करना होता है, वो सारी चीजें होती है। धार्मिक क्रियाकलाप या संस्कार जो भी होते हैं ये परिवार के अंतर्गत ही होते, तभी तो वो समाज में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलते हैं और एक व्यापक रूप धारण करते हैं, है ना। ये सब चीजें हम अपने परिवार से तो सीखते हैं ना, कि दिवाली पे कैसे हम सेलिब्रेट करते हैं, किस प्रकार से और धर्मों के त्योहार को हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, और धर्मों के त्योहारों का हम कैसे सम्मान कर सकते हैं। ठीक है। कैसे हम लिंग के आधार पर किसी के साथ दुर्व्यवहार या फिर जाति या उसके धर्म के आधार पर दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें हमारी अपब्रिंगिंग में होती, तभी हम देखते हैं ना कि एक व्यक्ति बहुत अच्छे से इन चीजों में व्यवहार करता है, दूसरा व्यक्ति उतना बेहतर व्यवहार नहीं करता है। तो ये कैसे है, क्योंकि उसके अपब्रिंगिंग में ये चीजें जो है उसमें है। ठीक है। इसके बाद संयुक्त परिवार प्रणाली के, हम परिवार की बात करते हैं तो संयुक्त परिवार प्रणाली के गुण क्या क्या हो सकते हैं। सोचिए, जैसे आर्थिक प्रगति सुनिश्चित करना। ठीक है। तो संयुक्त परिवार अपने सदस्यों के भोजन, वस्त्र, आश्रय जैसे जो बुनियादी जो बेसिक चीज जरूरतें है उनको पूरा करता है। अब जितने ज्यादा लोग होते हैं उतना ज्यादा काम का डिवीजन लोगों के बीच में हो जाता है। पहले समय पे देखेंगे संयुक्त परिवार प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट था वो ज्यादा था, क्योंकि कृषि पर लोग निर्भर करते थे, तो उनको लगता था जितने ज्यादा हाथ होंगे उतना अच्छा बेहतर काम हो पाएगा। तो और औद्योगिकरण के समय में भी यही हुआ कि भाई जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ज्यादा काम होंगे, उतने ज्यादा श्रम होगा, उतना ज्यादा आर्थिक रूप से वो सक्षम होंगे। तो वो एक लाभ देखने का जो स्वरूप है गुण के रूप में देखा जाता है। सामाजिक बीमा मतलब इसमें संयुक्त परिवार वृद्ध, बीमार, अक्षम लोगों के लिए सामाजिक बीमा के रूप में काम करता है। भाई जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं, इतनी बड़ी फैमिली होती है, अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो दूसरा उसके लिए स्टैंड लेता है, उसकी सेवा करता है। न्यूक्लियर फैमिलीज में ये वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर कम से कम लोगों की संख्या होती है, जिसके कारण वो जो काम का डिवीजन है वो इतना ज्यादा हो नहीं पाता। और दूसरी चीज ये कि हमारी जो जैसे कि एक दूसरे के साथ वाला जो एक डिपेंडेंसी है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है, क्योंकि डिपेंडेंसी इन अ गुड वे, एक मेंटल डिपेंडेंसी होती है, एक मॉरल डिपेंडेंसी होती है कि हम किसी से कुछ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सब अपने अपने कार्यों में लिप्त होते हैं। जबकि संयुक्त परिवार प्रणाली में क्या होता है, वृद्धजन भी हमारे साथ रह रहे होते हैं, जिनसे कहानियां सुनना, जिनसे चीजों के बारे में, उनकी पुरानी बातों के बारे में जानना, तो वो काफी दिलचस्प होता है और उससे कई तरह की नई चीजें सीखने को मिलती हैं। और कहीं ना कहीं इस तरह की सिचुएशन जब आती है, बीमारी इत्यादि की सिचुएशन होती है, या कोई ऐसे कोई जैसे कि नेचुरल डिजास्टर हो जाता है, या कुछ भी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिसके कारण एक मॉरल सपोर्ट मिलता है और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट भी बहुत अच्छे से मिल पाता है। सामाजिक नियंत्रण में मदद करना, तो सदस्यों के व्यवहार पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियंत्रण के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। व्यक्तियों को अपने व्यक्तिगत हितों के, परिवार हितों के अधीन करना सिखाया जाता है, कि सिर्फ इंडिविजुअल नहीं सोचा जाता है। जो जॉइंट फैमिलीज होती है उसमें होता है कि भाई सबको साथ लेके चलने की बात होती है। तभी कहते हैं ना कि जैसे एक अगर हम बात करें तो एक स्त्री से अपेक्षा की जाती है कि जब एक स्त्री शिक्षित होती है तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, और उससे अपेक्षा की जाती थी कैसे घर को लेकर चले, ना केवल स्त्री बल्कि सभी का ये दायित्व बनता है, और जो वो सीखते हैं, जो वो देखते हैं, वही वो आगे करते हैं। तो संयुक्त परिवार प्रणाली जो है कि वो व्यक्ति विशेष पे बात नहीं करता, बल्कि सामूहिक तौर पर यानी कि परिवार हित के अधीन की बात करता है कि सबका भला हो। अगर कोई कार्य क्रियाकलाप हो रहा है
है तो सबका उसमें भला हो, किसी एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं की जाती। लेकिन इसके दूसरी साइड भी है जिसके दोषों में हम समझेंगे। ठीक है, मनोवैज्ञानिक, जैसे आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं। अब न्यूक्लियर फैमिलीज में जैसे आप देखेंगे ज्यादातर, अगर उदाहरण से समझें तो एक मेल है एक फीमेल है, ये मैरिड है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैरिड है, इनका एक बच्चा है और वो दोनों जो है वो ये दोनों जॉब करते हैं। इसके बाद घर में कोई बचता नहीं तो इनके लिए यहाँ पर मेड लगाया जाता है। तो बहुत बार क्या होता है कि मेड सही से इनकी जो है देखभाल नहीं करती है, इनको वो सारी चीजें नहीं बता सकती मेड, उस तरह का ज्ञान नहीं दे सकती जो एक संयुक्त परिवार प्रणाली में एक कह सकते हैं यहाँ पर एक जो मॉरल सपोर्ट मिलता है, या फिर उनको जो कहानियां दादा दादी बताते हैं उनसे ये बच्चे वंचित रह जाते हैं। और भी कई तरह की ऐसी समस्याएं होती है, जैसे अब इसमें से किसी को यहाँ पर हो सकता है मेंटल ट्रॉमा हो रहा हो, कोई डिप्रेशन में जा रहा हो, लेकिन एक दूसरे से बात करने में हेजिटेशन होती है। कहीं वही ज्यादा लोग जब संयुक्त परिवार में होते हैं तो किसी ना किसी के साथ आप इस तरह की डिस्कशन के साथ उन चीजों का हल निकाल सकते हैं। ज्यादा लोग जब घर में होते हैं तो इन चीजों से आप थोड़ा दूर रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं दूसरी जगह आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। मान लो डिप्रेशन में, लेकिन घर में इतने सारे लोग हैं तो जब आप घर आते हैं तो कहीं ना कहीं एक अलग जो चीजें हैं वो मिलती हैं आपको, और वहां पर डिप्रेशन जैसी चीजों का एग्जिस्टेंस थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली न्यूक्लियर फैमिली के। ठीक है, तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनकर रहता है, सामाजिक एकता के विकास में योगदान देता है, क्योंकि जब आप घर में एकता की चीजों को समझेंगे तभी तो बाहर बात में अनेकता में एकता की बात करेंगे ना। ये अपने सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा देता है और उसके अंतर्गत व्यक्तिगत विकास को रोकता है, मतलब इंडिविजुअल की बात नहीं करता है। ठीक है, अब वही हर सिक्के के दो पहलू होते, एक पहलू इसका ये है, दूसरा पहलू इसका ये है, दूसरा पहलू इसके दोष क्या क्या है। तो जैसे यहाँ पर कह रहा है कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष पे जोर नहीं देता। मान लो कोई व्यक्ति बाहर जाके पढ़ना चाह रहा है, काम करना चाह रहा है या आत्मनिर्भर होना चाह रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं रोका जाता है। बुजुर्ग कहते हैं क्या जरूरत है जाने की, यहाँ सेफ हो आप, ये चीजें, लेकिन उनकी सेफ्टी के हिसाब से अगर हम मात्र सोचेंगे तो वो आगे बढ़कर नहीं सोच पाएंगे। जो वहाँ की न्यू जनरेशन है ना, तो वो कहीं ना कहीं छोटी छोटी जरूरतों के लिए वो कहीं ना कहीं अपने ऊपर बच्चों को डिपेंडेंट रखते हैं, तो वो इंडिविजुअल रहना नहीं सीख पाते हैं। जब आप इंडिविजुअल रहते हैं, चीजों को अपने तरीके से सिचुएशन को हैंडल करते हैं, तो आप ज्यादा बेहतर समझ डेवलप हो पाती है कि अच्छा कैसे सिचुएशन को टैकल किया जाए। ठीक है, महिलाओं की स्थिति को कमजोर करना, ज्यादातर जो पितृसत्तात्मक होती है उस संयुक्त परिवार में जो होता है, महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा वहां पर नगण्य और गौण होती जाती है, क्योंकि वो सिर्फ होम मेकर बन के रह जाती है, मात्र सिर्फ घर का काम काज करना, वो जॉब से रिलेटेड चीजों के लिए उतनी उनको स्वतंत्रता शायद नहीं मिल पाती है। ठीक है, अब भारतीय प्रणाली में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं। अब जैसे संयुक्त परिवार प्रणाली के गुण देखिए, उसके दोष देखिए। अब भारतीय परिवार प्रणाली की अगर बात करें तो उसमें चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं। जैसे अब सिंगल इंडिविजुअल फैमिली के ज्यादा चीजों पे अप्रोच हो रही है, लोग ज्यादा न्यूक्लियर फैमिली की ओर बढ़ रहे हैं। क्यों? अब वहां पर उनको लग रहा है कि इकोनॉमिकली वो कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होने के लिए दूसरे शहरों में जाते हैं, वहां पर अपना परिवार बसाते हैं। औद्योगिकरण, शहरीकरण ने इस पूरी प्रवृत्ति को बहुत ज्यादा बल दिया है। पहले के समय में भी देखेंगे औद्योगिक क्रांति ने जो है इस तरह के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था कि पहले होता, इसमें इसका एक दूसरा कॉन्सेप्ट भी है महिलाओं के संदर्भ में कि कैसे औद्योगिक क्रांति ने जब वहां पर पुरुष काम करने के लिए गए तो उनको लगा महिलाएं घर में बैठ के क्या करेंगी, तो कम पैसों में भी उन्होंने वहां पर काम करना शुरू कर दिया। तो वहां से एक असमानता का जो है आर्थिक रूप से जो लिंग के आधार पर असमानता दिखती, वो वाला कॉन्सेप्ट आपको वहां से देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीजें कैसे कनेक्टेड है उसको समझने का प्रयास करिए। नवस्थानीय निवास, तो औद्योगिकरण शहरीकरण के कारण क्या हुआ, नए स्थानों का निवास होना तेजी से शुरू हो गया। ठीक है, जिससे युवा विवाहित जोड़े अपने कार्यस्थल पर रहने लगे। जैसे बेंगलुरु हो गया, मेट्रो सिटीज में आप देखेंगे वो लोग वहां पर जाके शिफ्ट होने लगे, वहां पर रहना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है, पुरुष महिलाओं के बीच संबंधों में परिवर्तन, महिलाओं और पुरुषों में समान ही दर्जा प्राप्त हो गया। अब वो कठोर परिश्रम और गुलामी के अधीन नहीं है, क्योंकि पहले क्या होता था, आज भी ऐसा नहीं कि विद्यमान नहीं है, पर थोड़ा रेशियो कम देखने को मिलता है कि पहले क्या होता था, एक पीटता था तो उसमें उनको वो ज्यादा ठीक लगता था कि भाई ये कंफर्टेबल जोन है। आप समझ रहे हैं, घर ही जो है हमारा पहला पाठशाला होती है, तो इन चीजों को ही ध्यान देना होता है जब हम परिवार आगे बढ़ा रहे होते हैं। तो वहां पर क्या है कि अब क्या होता है, महिलाएं अपने अधिकारों के बारे में जागरूक हो रही हैं, महिलाएं अपनी जो है आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो रही है। जब आप आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं ना, तो अपने निर्णय लेने में भी, जो डिसीजन है उसमें लेने में भी स्वतंत्र होते हैं, उसमें थोपे हुए निर्णय नहीं होते हैं। और नगरीकरण का प्रभाव तो हम सब जान ही रहे हैं, किस प्रकार से जो है संयुक्त परिवार प्रणाली पे पड़ रहा है, उसको कमजोर कर रहा है और एकल व्यवस्था को मजबूत करता जा रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति अब इंडिविजुअल स्वतंत्रता की बात करता है, जबकि स्वतंत्रता का एक अलग स्वरूप भी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आपको पाल पोस कर बड़ा कर दिया गया, जब आप बड़े हुए, आप सक्षम हुए, चीजों को जानने लगे, तो आप एकदम से अलग तरीके से अपनी चीजों को सोचना शुरू कर दिया। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में भी रह रहे हैं, तब भी अपने पेरेंट्स के साथ या अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, ये एक कहेंगे कि कहीं ना कहीं औद्योगिकरण ने क्रांति, एक ऐसी
चीज लेकर हमारे समक्ष प्रस्तुत की कि हमको जो है समाज में एक हमारे दर्पण से जो है रूबरू कराया कि देखो एक ये भी हिस्सा है नगरीकरण का। ठीक है, विवाह प्रणाली में परिवर्तन, अब विवाह की आयु में चेंजेस आ रहे हैं। अब जी पहले होता था कम एज पे शादी हो जाती थी, अब जीवन साथी ओरिएंटेड शादियां हो रही। पहले होता था परिवार ओरिएंटेड शादियां होती थी कि परिवार को मद्देनजर रखते हुए डिसीजंस लिए जाते थे। ठीक है, अब जीवन साथी के चयन करने की स्वतंत्रता हो गई। अरे लव मैरिज का जो है ज्यादा वर्चस्व है। विवाह के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहे हैं। बहुत से लोग विवाह के कॉन्सेप्ट को नहीं एग्जिस्ट करते हैं। अब विवाह की जो अधिक कर्तव्य के स्थान पर सामाजिक समारोह बन गया। अब आप देखेंगे मतलब पहले भी था लेकिन अब कुछ ज्यादा हो गया। इवन आई हैव टू से कि जब ये लॉकडाउन का समय था ना, उस टाइम मुझे लगता है सबसे खूबसूरत टाइम था जब ये शादी ब्याह वगैरह जब हो रहे थे विवाह, तो उसमें इतना ज्यादा शोशाबाजी नहीं हो रही थी। सोचिए वही तब भी तो बड़े से बड़े लोगों की शादियां हो रही थी उस दौरान जो बहुत ही फाइनेंशियली सक्षम है, उसके बावजूद भी बहुत सिंपल तरीके से वो शादी कर रहे थे। तो वो एक रियल फेस है हमारे समाज का। लेकिन आज के समय में क्या हो गया कि शोशाबाजी के चक्कर में इंसान अपना स्टेटस को, सिंबल को इतना ऊपर दिखाने के चक्कर में इतना खर्चा कर देता है कि दूसरे व्यक्ति एक मॉरल प्रेशर बन जाता है कि अब आपको भी ये करना है। आप समझ रहे हो? तो उससे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना है चीजों से। तो ये हमारे भारतीय समाज के सिक्के के दो पहलू हैं। क्योंकि देखिए सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज नॉट द ग्रुप ऑफ द पीपल, इट इज अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप। ठीक है, तो समाज जो है वो हमारे इर्द गिर्द जो चीजें चल रही है, हमने देखा है, समझा है, वही समाज है। हमारे समाज कोई किताबों में लिखा हो कुछ और है, इर्द गिर्द होता हुआ कुछ और नहीं है। वही है जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, वो परिवार से शुरू होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब वही यहाँ पर देखिए दो प्रश्न दिए गए हैं। आप कोशिश करिएगा इन प्रश्नों को समझने की। जैसे पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के प्रभाव का विश्लेषण और मूल्यांकन कीजिए। अब ये देखिए कि आज के समय में जो प्रश्नों का जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो कितना बदल चुका है। ठीक है, आप लिख रहे हैं क्या आप सोचते हैं कि आधुनिक भारत में विवाह एक संस्कार के रूप में अपना मूल्य खोता जा रहा है? तो अब हमने विवाह के रूप में यहाँ पर कितनी सारी चीजें पढ़ी हैं। ठीक है, विवाह के रूप में हमने समलैंगिक विवाह की बात भी की है। ठीक है, विवाह के जो कह सकते हैं स्ट्रक्चर परिवर्तन है वो यहाँ पर क्या क्या है, उन सबको आप यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, तो आपका आज का होमवर्क ये है कि आप इन प्रश्नों को लिखकर मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसको मुझे भेजिए। आपका होमवर्क है ये। देखते हैं कि आप कैसा लिख पाते हैं। पहले धीरे धीरे शुरुआत करिए, सिर्फ इसकी हेडलाइंस लिखिए। ये दो प्रश्न है, चाहे तो आप एक लिखिए, अगर आप दोनों में कंफर्टेबल है तो दोनों को लिखिए, मुझे भेजिए। फिर जब हम प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे तो इसके जो है फॉर्मेटिंग को भी हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरी वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इनको पहुंचाइए ताकि जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सही इंसान तक पहुंचे, सही व्यक्ति तक पहुंचे और सब इसका लाभ उठा सके। तो अभी तक आपको काफी चीजें यहाँ पर बता दी चुकी है, मतलब कैसे हमें चीजों को समझना है, कैसे क्वेश्चन में हम इस तरह के एक्ट इत्यादि को भी डालकर अपने क्वेश्चन को इनरिच कर सकते हैं। आर्टिकल 377 क्या कहता है, किसके इसके पॉजिटिव कॉज क्या क्या है, नेगेटिव कॉज क्या क्या है। ठीक है, भारतीय समाज की विशेषताएं क्या है। अब कल के जब लेक्चर में हम आएंगे ना तो हम एक बड़े टॉपिक को समझेंगे, जाति व्यवस्था को समझेंगे कि जाति और वर्ण में क्या होता है। देखिए अभी मैं इसलिए बता दे रही हूँ, आपको ये हिंट दे रही हूँ कल के लेक्चर का, ताकि आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें और हो सके तो एनसीईआरटी को पढ़कर आए, अगर संभव है तो बहुत बेहतर आप समझ पाएंगे। ऐसे भी समझेंगे, मेरा काम है आपको सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना, लेकिन ऐसे भी समझेंगे। बट अगर आप पढ़े होंगे तो और आप और बेहतर, तब आप क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अच्छा मैम ऐसा क्या है, इसमें ऐसा होता है, इसमें ऐसा था, तो क्वेश्चन आप तभी रेज कर सकते हैं जब चीजों को अंडरस्टैंड आप करे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये चीजें समझ आई हूं, और बीच बीच में थोड़ा सा जो नॉइस आ रहा है उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से, मेरे लिए भी नया है ये कॉन्सेप्ट की घर पे इस तरह से पढ़ाना, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इन चीजों से बचूं और जल्द ही इस पे काम हो रहा है और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। जल्द मिलते एक और नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।